सुभाष मेहरा मौत मामला, न्यायिक कर्मियों का आंदोलन जारी है। न्यायिक कर्मचारी कर रहे हैं मौत की जांच की मांग। आज न्यायिक कर्मचारी निकाल सकते हैं बड़ी रैली। कलेक्ट्रेट सर्किल पर मानव श्रृंखला के रूप में ये रैली निकलेगी। एफआईआर दर्ज नहीं होने से न्यायिक कर्मी नाराज हैं। मौत की जांच के लिए सीएम गहलोत को पत्र लिखा है। सीएम से न्याय दिलाने की गुहार लगाएंगे न्यायिक कर्मी। 11 दिनों से न्यायिक कर्मियों का आंदोलन जारी है। और राकेश शर्मा हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। राकेश, काफी तादाद में लोग यहां पर जो है वो न्यायिक कर्मी नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि एफआईआर दर्ज करने में कहां दिक्कत आ रही है। आप इनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि आगे की इनकी रणनीति क्या होगी। राकेश, बिल्कुल, देखिए आसिफ, आज हड़ताल का 11वां दिन है। को अदालतों में कामकाज पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। आज न्यायिक कर्मचारी एक मानव श्रृंखला बनाएंगे थोड़ी देर बाद और ये मुख्यमंत्री से न्याय की मांग करेंगे। और जो इनकी प्रमुख मांग है वो ये है कि जिस न्याय के मंदिर में ये काम करते हैं उस न्याय के मंदिर में ये इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि जो मृतक सुभाष कर्मचारी है उसके परिवार को इंसाफ मिले। उसकी जो मौत हुई है, जिन संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, उसकी उच्च स्तरीय जांच हो। और इस मामले में अभी तक ना तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, ना ही कोई न्यायिक जांच बैठी है। हड़ताल का 11वां दिन है। लाखों केस जो है लंबित हो चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर न्यायिक कर्मचारी संघर्ष समिति के पदाधिकारी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आज 11वां दिन है, आपकी मांगे नहीं मानी जा रही, क्या आपका रुझान है, क्या कहना है न्यायिक प्रशासन का? अभी तक न्यायिक प्रशासन से हमारी 2 बार वार्ता हुई है। वो आए हैं लेकिन वार्ता विफल रही, क्योंकि जिन शर्तों पे वो आंदोलन खत्म करवाना चाह रहे हैं वो उचित नहीं था। जो हमारी ये 6 शर्तें हैं, इनमें से हमने उनको कहा कि उनके परिवार को नौकरी दो, मुआवजा दो, संबंधित अधिकारी के खिलाफ एफआईआर करो और एफआईआर करवा दो। इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाएगा। एफआईआर करवाने से क्यों लोग डर रहे हैं? ये बिल्कुल, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, न्यायिक प्रशासन भी कोई जांच नहीं कर रहा है और न्यायिक कर्मचारी संगठनों का कहना है कि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। हम दिखाना चाहेंगे कि सतवीर सिंह जो इस संघर्ष समिति से जुड़े हुए हैं और आज इनका लगभग 8वां दिन अनशन पर है। हालत लगातार खराब होती जा रही है। सतवीर जी, किस तरह की आपकी समस्या है, क्या मांगे हैं और क्या कह रहा है न्यायिक प्रशासन? हमारी समस्या है कि प्रशासन एफआईआर लॉन्च नहीं होने दे रहा है। एक आदमी को नौकरी, 50 लाख रुपए का मुआवजा और सुभाष मेहरा की जो सिम गायब की गई है वो सिम आनी चाहिए। यह हमारी मुख्य मांगे हैं, लेकिन प्रशासन किसी भी बात पर राजी नहीं है। प्रशासन चाहता है कि जो एफआईआर हमने दी है उसमें बदलाव हो। बिल्कुल, 8 सूत्रीय मांगों को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं और अब ये आंदोलन की आग धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जो प्रदेश के दूसरे अधीनस्थ न्यायालय हैं वहां के जो पदाधिकारी वो भी अब इसमें सामने आ रहे हैं। महबूब खान जो कि एमएसटी कोर्ट यूनियन के अध्यक्ष हैं। महबूब खान जी, किस तरीके से दूसरी अदालतों में इस पूरे हड़ताल का असर पड़ रहा है? ये जो पूरा मामला उठा है किस तरीके से देख रहे हैं? दिवंगत आत्मा एक न्याय कर्मचारी था, इस नाते हमारा एक साथी था, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस आंदोलन को साथ दें और दिवंगत आत्मा को न्याय दिलाने के लिए जितना प्रयास कर सकते हैं करें। और इस प्रयास में राजस्थान के एमएसटी के समस्त कर्मचारी तन मन धन से इनके साथ है और जब तक हमें न्याय नहीं। राजस्थान की दूसरी जो अदालत है, अधीनस्थ अदालत है, उनमें किस तरह का असर पड़ रहा है? उनके कर्मचारियों के मनोबल पर किस तरह का? उनका ये मानना है कि आज जो घटना इनके साथ हुई है कल वो उनके साथ भी हो सकती है, इसलिए इस घटना का दोहराव न हो, इससे बचने के लिए इस आंदोलन का साथ देना जरूरी है। बिल्कुल, दूसरी जो अदालत है उन पर भी इसका असर पड़ रहा है और जो न्यायिक कर्मचारी हैं उनका मनोबल प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो न्यायिक कर्मचारी अब जैसे जैसे समय बढ़ेगा ये हड़ताल यहाँ पर जारी शुरू होगी। अदालतों पर ताले लटके हुए हैं, कामकाज पूरी तरीके से बंद है और जो अधिवक्ता हैं वो भी अदालतों में नहीं पहुंच रहे हैं। जो लोग न्याय की उम्मीद लेकर के यहाँ पर आते हैं उनको खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। हमारे साथ बद्रीलाल चौधरी है जो संघर्ष समिति से जुड़े हुए हैं। बद्रीलाल जी, लंबा समय हो गया हड़ताल को लेकर के? काफी लंबा समय हो चुका है और हम प्रयासरत हैं कि एक छोटी सी मांग है एफआईआर लॉन्च कराने की
और उसमें थोड़ा सा हमने ये कहा है कि भाई उसकी सीबीआई जांच हो जाए। कारण है कि जज साहब जो है बहुत अप्रोच वाले होते हैं, उनके दबाव में पुलिस भी आती है, कुछ पुलिस वाले भी मिले हुए हैं इसमें, इसलिए हमें जांच की थोड़ा अंदेशा था, इसलिए सीबीआई जांच की कह रहे हैं। और उसके घर वालों को लाभ परिलाभ देने हैं, इनमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत मतलब छोटी मांग है, उसको भी पूरी नहीं कर पा रहे, या हठधर्मिता है, कुछ न कुछ है इसमें, कोई संदेह है जिससे ये नहीं हो रहा है। सिम है उसकी जब्त करने में क्या जाता है? बिल्कुल आसिफ, देखिए न्यायिक कर्मचारी संगठन पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं, न्यायिक प्रशासन पर भी, क्योंकि इनका कहना है कि जब संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है तो आखिर न्यायिक प्रशासन को इसकी जांच करवाने में क्यों आंच आ रही है, क्यों पुलिस प्रशासन इस मामले में मुकदमा दर्ज नहीं कर रहा है, जबकि जो मृतक सुभाष मेहरा है उसके परिजन लगातार सरकार से गुहार लगा चुके हैं, पुलिस प्रशासन के सामने दलील क्या दी जा रही है? राकेश, एफआईआर ना होने के पीछे या नहीं करने के पीछे दलील क्या दी जा रही है? क्या कारण है जिसको वो ये मानकर चल रहे हैं कि इसके पीछे एफआईआर नहीं की जा सकती? बिल्कुल, देखिए आसिफ, जैसे हमारी न्यायिक कर्मचारी संगठनों से बात हुई, इन्होंने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है, तो उनका पुलिस कमिश्नर का कहना है कि जब तक हाईकोर्ट पत्र नहीं लिखेगा, चूंकि एक न्यायिक अधिकारी हैं, तो शायद नियमों के प्रावधान में ऐसा नहीं है कि किसी न्यायिक कर्मचारी के खिलाफ जांच नहीं बैठती हो। पहले भी भरतपुर में एक न्यायिक अधिकारी के खिलाफ जांच हुई है, एफआईआर हुई है, और हम न्यायिक कर्मचारी संगठनों से बात करते हैं कि कहां दिक्कत है, क्या कह रही है पुलिस, क्यों इस मामले में जांच नहीं कर रही है, एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही, क्या कहना है पुलिस का? आप मिले थे? पुलिस का कहना यह है, एक्चुअली में इन्होंने पहले शुरुआत में लिपापोती कर दी, और लिपापोती में उनके परिवार से जो है आत्महत्या का साइन जबरदस्ती करवाया गया है। बस वहीं से इन्होंने लोचा किया हुआ है, वो इनसे सुधार नहीं हो रहा है, इसलिए ये थोड़ा दूर भाग रहे हैं सबके सब के। एफआईआर लॉन्च करते हैं, जांच होती है तो सारी चीजें खुलती है, ये समस्या हो रही है, और ये लोग चाहते ही नहीं है कि ये आगे बढ़े और खुले। बिल्कुल आसिफ, जिस तरीके से इन्होंने बताया है कि पुलिस से लगातार मांग की जा रही है कि इसमें उच्च स्तरीय जांच हो जाए, लेकिन जांच अभी तक नहीं करवाई जा रही है, ऐसा गया है। फिर से कोशिश करेंगे राकेश शर्मा से बात करने की, लेकिन सवाल यह है कि इस समय न्यायिक कर्मी आंदोलन पर हैं और सैकड़ों की तादाद में वो एक साथ इकट्ठा हुए हैं, और इसका असर ये हो रहा है कि सभी अदालतों का कामकाज ठप पड़ा है। ऐसे में हजारों केसेस की रोज सुनवाई होती है और पूरे प्रदेश भर से लोग अपने केसेस की सुनवाई के लिए राजधानी जयपुर पहुंचते हैं, और जब कामकाज ठप होता है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने लोगों को इस हड़ताल की वजह से परेशानी होती है। कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर न्यायिक कर्मचारी संगठनों की हड़ताल का आज 11वां दिन है। 11वें दिन हम इस हड़ताल का असर दिखा सकते हैं। ये जयपुर का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट परिसर है, जहां पर जो अदालत परिसर है, अदालत के जो कार्यालय हैं, उन पर ताले लटके हुए हैं। जो अदालत का खुलने का समय जो है हो चुका है, उसके बावजूद भी यहां पर देख सकते हैं कि पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। ना यहाँ पर न्यायिक अधिकारी मौजूद हैं, ना यहाँ पर अधिवक्तागण जो न्यायालयों में आते हैं वो आए हैं। जो अदालत हैं उनमें जो कामकाज होता है वो पूरी तरीके से ठप हो गया है, और अदालत परिसरों के बाहर दरवाजे पर बकायदा ये चिट लगा दी गई है कि अब ये जो सुनवाई जो केस हैं उनकी आगामी तिथि उनको दे दी गई है। यहाँ पर जो तमाम जो लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं वो इन्हीं जो पर्चियां लगी हुई हैं, हम दिखाएंगे आपको ये पर्चियां, जहां पर आवश्यक सूचना करके ये तारीखें लगाई जा रही है। 19/11 से जो हड़ताल चल रही है वो लगातार 3/1/23 यानी अगले साल की तिथियां अब दे दी गई हैं। यानी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल के कारण जो है अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ना तो न्यायिक प्रशासन इसको गंभीरता से ले रहा है, वहीं न्यायिक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। हमारे साथ सतवीर सिंह हैं, बद्रीलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, जो संघर्ष समिति के संयोजक हैं। बद्री जी, आपकी मांग हड़ताल का 11वां दिन है, क्या आपका रुझान है, क्या न्यायिक प्रशासन कह रहा है, क्या मांग है आपकी? प्रशासन से हमारी एक ही तो मांग है, मेन मांग है हमारी एफआईआर लॉन्च हो। एफआईआर लॉन्च होने के बाद सीबीआई जांच हो जाए तो क्या दिक्कत है? ये तो आम कर्मचारी या आम आदमी के लिए होती है। हमारा कर्मचारी उठाया गया पुलिस द्वारा और वहाँ जाकर के मरा हुआ मिलता है, तो हमने कौन सा गलत कर दिया?
हम सही कह रहे हैं, और इसको नहीं मानना तो एक तरह से अन्याय हो रहा है। और ये बड़ी खबर जयपुर से, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने कमर कस ली है। समिति के साथ सरकार की बातचीत शुरू हो गई। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। मंत्री राजेंद्र यादव, अशोक चांदना, जोगिंदर अवाना मौजूद हैं। सचिव डॉक्टर समित शर्मा और अन्य अधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं। संघर्ष समिति की ओर से विजय बैसला समेत अन्य लोग मौजूद हैं। तो गुर्जर आरक्षण मामले को लेकर ये बैठक अब शुरू हो चुकी है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है और इसमें विजय बैसला पहुंचे हैं और दूसरे गुर्जर नेता यहां पर शामिल हैं। क्या कुछ इस बैठक में निकलकर सामने आता है और इसी को लेकर सरकार के साथ ये गुर्जर आरक्षण मामले की संघर्ष समिति की ओर से ये बैठक का आयोजन किया जा रहा है। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले गुर्जरों का विरोध की चेतावनी के बाद सरकार का न्योता। सचिवालय में 3 मंत्रियों की सब कमेटी के साथ वार्ता। कई मांगों को लेकर सरकार को घेरा। मांगे पूरी होने पर यात्रा का विरोध नहीं करेंगे गुर्जर। आज सरकार गुर्जरों को मनाने की पूरी कोशिश कर रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता लवली वधवा के साथ। लवली, बहुत कम समय बचा है भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में प्रवेश को लेकर, और ठीक इस यात्रा से पहले गुर्जरों की ये चेतावनी। ऐसे में सरकार ने बिना देरी किए बातचीत के लिए संघर्ष समिति को बुला लिया। अब सवाल ये उठता है लवली कि इस बातचीत के नतीजे क्या होंगे? देखिए, बिल्कुल अभी ये सवाल का जवाब तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिलहाल वार्ता का जो दौर है वो चल रहा है। गुर्जर चाहते हैं कि उनकी वार्ता जो है वो अगली वार्ता पर ना जाए और उनके वार्ता का नतीजा जो है वो उन्हें चाहिए। और उन्होंने कहा कि कई दौर की वार्ता कर्नल बैसला कर चुके हैं, उसके बाद में पदाधिकारी कर चुके हैं। विजय बैसला का कहना है कि अब आर पार की बात होगी अगर उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं होता है, क्योंकि गुर्जर जो है वो लगातार आरक्षण संबंधी मसले को लेकर के एक लंबा आंदोलन का इतिहास गुर्जर आरक्षण को लेकर के रहा है। और उसके बाद में जब राजस्थान की अगर स्थिति की बात करें तो राजस्थान में गुर्जरों को जो आरक्षण दिया जाना चाहिए था वो मिल भी गया, लेकिन उसमें कई तरह की त्रुटियां और कई तरह के आदेश जो हैं वो अभी भी जारी होना बाकी है। तो ऐसे में गुर्जर जो है वो संघर्ष समिति का ये कहना है कि अगर उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं होता है, क्योंकि चुनाव का वक्त आ गया, सरकार अपने वादे से न मुकरे। और ये गुर्जरों ने सबसे बेहतर वक्त, गुर्जरों का कहना है कि हमने ये वक्त इसलिए चुना है कि तब आलाकमान की नजरों में रहेगी राजस्थान की सरकार, और पूरी तरह से हमारी इस मांगों को मनवाने का यही एक आखिरी तरीका है, क्योंकि इसके बाद में चुनावी मूड में जब सरकार चली जाएगी तो शायद गुर्जरों की मांगों पर कोई बात ना हो। इसलिए गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के जो संयोजक हैं विजय बैसला, उन्होंने साफ तौर पर खुली चेतावनी दी है। उन्होंने राजस्थान के अलग अलग जिलों के दौरे भी किए हैं। अब इस पूरी घटनाक्रम के बाद में पूरी जो सरकार है वो हलचल में है। आज मंत्रिमंडल कैबिनेट सब कमेटी की बैठक जो है वो बुलाई गई है, जिसमें समाज कल्याण विभाग के अधिकारी, जो खेल मंत्री हैं अशोक चांदना, इसके साथ में जो जोगिंदर अवाना है देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन, इसके साथ जो शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला हैं सीनियरिटी के नाते वो बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। और तमाम विभागों के अधिकारियों को भी बुलाया गया है। जो प्रमुख शासन सचिव हैं समाज कल्याण के, उन्हें समित शर्मा, उनके अलावा कई अधिकारियों को बुलाया गया है। समिति कक्ष के अंदर सचिवालय की जो बैठक है वो लगातार चल रही है। उनसे समझाइश की जा रही है सबसे पहले यही कि आपने चेतावनी क्यों दी। बीडी कल्ला का कहना था कि आपको चेतावनी देने की क्या जरूरत है, आप सरकार से डायलॉग रखते तो शायद हम आपकी मांगों पर तब से ही काम करना शुरू कर देते। लेकिन साफ तौर पर जो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति थी वो आक्रोश में थी। उन्होंने कहा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर जयपुर से, जयपुर हेरिटेज नगर निगम में अब गुटबाजी। अब पार्षदों का विधायकों पर भरोसा नहीं रहा। सीएम गहलोत से मिलेंगे, धरना दे रहे हैं पार्षद। मेयर, डिप्टी मेयर का भी पार्षद घेराव करेंगे। मेयर और डिप्टी मेयर को दफ्तर जाने से भी रोकेंगे।
तो सीएम से मिलेंगे अब पार्षद। अब पार्षदों का विधायकों पर भरोसा नहीं रहा, मेयर और डिप्टी मेयर पर भी नहीं रहा। कहा डिप्टी मेयर और मेयर को दफ्तर जाने से रोकेंगे। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं पार्षद, सीएम से मिलेंगे। तो एक बार फिर से नगर निगम के अंदर उथल पुथल नजर आ रही है। ये तमाम पार्षद इस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश से हमारे संवाददाता रवि सिसोदिया ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा यात्रा का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, गहलोत पायलट को समझना चाहिए और राजस्थान में सबको एकजुट होना चाहिए। यात्रा के 82वां दिन शुरू हो गया है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश जो हमेशा लीड कर रहे हैं यहाँ पे, आने वाले दिनों में अब ये मध्य प्रदेश का लेगा जो शुरुआत होने वाली है राजस्थान की होगी। चुनौती के तौर पर देखा जाए, क्योंकि चर्चा के विषय वहाँ में जो बयानबाजी है वो है, तो चुनौती नहीं होगी सर वहाँ पे यात्रा करना, क्योंकि दो बड़े चेहरे हैं, उनके आपस में बयानबाजी चल रही है। नहीं कोई ऐसा मैं समझता हूँ सब लोग सभी कांग्रेस कार्यकर्ता, सभी कांग्रेस नेता एकजुट होकर भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाएंगे। राजस्थान में जितना कि महाराष्ट्र में हुआ है, मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं। और कल हमारे संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल जी जो राजस्थान के सांसद भी हैं, वो जयपुर जा रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा की जो तैयारियां हैं उसकी समीक्षा कर रहे हैं। तो सब लोग एकजुट हैं। तो हो गया, अभी आगे की बात है। और सभी लोग, सभी नेता, मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी, सभी लोग एकजुट होकर काम करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा को भरपूर स्वागत मिलेगा, राहुल गांधी जी को भरपूर स्वागत मिलेगा, उसमें कोई शक नहीं है। कोई संदेश उन लोगों के लिए सर, क्योंकि जो बयानबाजी हुई तो उसका नुकसान तो एक तरह से दिख ही रहा है, क्योंकि 3 तारीख के साथ यात्रा शुरू होने वाली राजस्थान में बहुत ज्यादा एक ही संदेशा है, एकता, अनुशासन और एकजुटता हमेशा कांग्रेस संगठन को मजबूत करता है, किसी भी संगठन को मजबूत करता है, और खास तौर से अभी कांग्रेस में एकता। और ये बड़ी खबर झालावाड़ से, ऑटो और बोलेरो में टक्कर हुई। ऑटो में सवार 3 स्कूली बच्चों को चोटें आई हैं। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जावर जतावा मार्ग के पास ये घटना हुई। ऑटो में सवार 3 स्कूली बच्चों को एक गाड़ी ने टक्कर मारी। तीनों बच्चे घायल, तीनों इस समय हॉस्पिटल में भर्ती। झालावाड़ से ये तस्वीर जहां पर इस स्कूली ऑटो को, जिसमें सुबह सुबह बच्चे ऑटो में स्कूल जा रहे थे, और ये वो गाड़ी जिसने इस ऑटो को टक्कर मारी। 3 बच्चे इसमें घायल हुए, तीनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। झालावाड़ से तस्वीरें, राह चलते हुए लोग भी सड़क के ऊपर इकट्ठा हो गए। हालांकि बोलेरो जो तस्वीरों में नजर आ रही है वो यहीं पर खड़ी है। क्या इस पर कार्रवाई की गई, आगे क्या कुछ हुआ, बच्चों की स्थिति कैसी है, इसकी अपडेट आना अभी बाकी है। तरुण झालावाड़ से हमारे साथ जुड़ गए। तरुण, बच्चों की फिलहाल स्थिति कैसी है, और महत्वपूर्ण सवाल ये कि ये गाड़ी चालक जिसने इस बच्चों के ऑटो पर टक्कर मारी थी? जी बिल्कुल, इस सारे घटनाक्रम में जो बच्चे हैं वो सभी ठीक हैं फिलहाल। उन्हें मामूली चोटें लगी हैं जिसका प्राथमिक उपचार करवाया गया है।
सारे घटनाक्रम के बाद बोलेरो चालक जिस गाड़ी ने टक्कर मारी थी, उसके चालक ने इतनी लापरवाही बताई कि जब ये हादसा हो गया उसके बाद बच्चों को संभालने की बजाय वो जो मौके पर मौजूद लोग थे उनसे उलझने लगा। बाद में ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी को जब्त किया। इस सारे घटनाक्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि झालावाड़ जिले में पहले भी इस तरह के हादसे हुए हैं जहां पर बाल वाहिनियां दुर्घटनाग्रस्त हुई है इनके चालकों की लापरवाही के चलते, लेकिन प्रशासन फौरी तौर पर कुछ कार्रवाई करने के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है और आए दिन इसी तरह के हादसे सामने आते हैं। जानकारी के लिए तरुण आपका धन्यवाद। और ये खबर बाड़मेर से। ट्रेलर में भीषण आग लग गई। सड़क हादसे के बाद ट्रेलर में आग लगी। ड्राइवर के फंसे होने की सूचना थी। डोली गांव के पास यह हादसा हुआ। ये ट्रोले की आग साफ तौर पर यहां पर नजर आ रही है। सड़क पर आसपास वाहन भी इकट्ठा हुए। भीषण आग लगी थी। प्रेमदान देथा हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेमदान, जानकारी थी कि इस ट्रोले के अंदर ड्राइवर फंसा हुआ है, क्या अपडेट? देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा कि कल्याणपुर थाना क्षेत्र के डोली गांव के पास में ये दो ट्रेलरों के बीच में आमने सामने की भिड़ंत के बाद में दोनों वाहनों में आग लग गई। जो जानकारी है, क्योंकि कल्याणपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड को बुलाया और आग पर काबू पा लिया गया है। जो जानकारी निकल गया है कि ये एक ड्राइवर जो है वो इस ट्रेलर के अंदर फंसा हुआ है। हालांकि पुलिस अभी इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं की है, लेकिन अभी लगभग आग पर जो है वो काबू पा लिया गया है। जानकारी के लिए प्रेमदान आपका धन्यवाद। आग पर काबू पा लिया गया है। बाकी दूसरी जानकारियों की पुलिस ने फिलहाल पुष्टि नहीं की। तो ये उस सड़क हादसे की तस्वीरें। आसपास से निकलते वाहनों ने इस ट्रोले की तस्वीरें ली, अपने फोन कैमरा से तस्वीरें बनाई और जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है आग बहुत ज्यादा भीषण थी, लेकिन अब अपडेट यह है कि इस आग पर काबू पा लिया गया है। और जयपुर में जेडीए की बड़ी कार्रवाई। जेडीए की जोन 10 इकोलॉजिकल क्षेत्र में कार्रवाई हुई। आगरा रोड पर जीवन रक्षा हॉस्पिटल के पीछे ये कार्रवाई की गई। वैशाली मार्केट के पास अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। जेडीए ने कार्रवाई कर अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। 2 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर यह कॉलोनी बसाई जा रही थी। रॉयल हाईवे सिटी के नाम से कॉलोनी बसाने की कोशिशों को नाकाम किया गया। जेडीए की टीम ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया है। तो एक बार फिर से अवैध कॉलोनी बसाने की कोशिश को नाकाम किया जेडीए ने। और रोशन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोशन, क्या कुछ जानकारी इस कार्रवाई को लेकर? आसिफ, देखिए, रातों रात ये बिल्डिंगें खड़ी हो जाती है और उसके बाद में जेडीए का जो प्रवर्तन दस्ता है वो ऐसे अवैध अतिक्रमणों को चिन्हित कर कार्रवाई करता है। इसके आसपास में आप तस्वीरों में देख रहे हो सैकड़ों ऐसे मकान बने हुए हैं जो भी इकोलॉजिकल जोन के अंदर है, लेकिन जो जेडीए की जो कार्रवाई है वो अभी तक चुनिंदा कॉलोनियों तक सीमित कर रह गई है, जबकि ये जो इलाका पूरा आता है आगरा रोड का, ये पूरा इलाका इकोलॉजिकल जोन के अंदर है। आज जो कार्रवाई की गई है करीब 2 बीघा कृषि भूमि के ऊपर जो इकोलॉजिकल जोन के अंदर आती है, उस कॉलोनी के अंदर अवैध रूप से कॉलोनी बसाकर ये यहाँ पर जो आप जो निर्माणाधीन मकान देख रहे हैं ये निर्माण किया जा रहा था। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने आज ये जो पूरी कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया है। इसके अंदर ये जो आप मकान देख रहे हैं इसको भी ध्वस्त कर दिया गया आसिफ। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो निर्माण है रातों रात नहीं बन जाते। जेडीए का जो प्रवर्तन विंग है वो पहले इन निर्माणों को होने देती है और उसके बावजूद तब ये यहाँ पर कार्रवाई की जाती है। तो ऐसे में जो प्रवर्तन शाखा है उसके ऊपर भी बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि जो प्रवर्तन शाखा इतने दिनों से ये जो कॉलोनी बस रही थी, क्या रातों रात तो बसी नहीं है आसिफ? रोशन, जमीन जेडीए की थी जिस 2 बीघा के ऊपर कॉलोनी बसाई जा रही थी? ये आसिफ, ये जो पूरा क्षेत्र है इकोलॉजिकल जोन में आता है। इकोलॉजिकल जोन में किसी भी तरीके का जो निर्माण नहीं हो सकता।
कृषि भूमि है यहाँ पर, ऐसे में कृषि भूमि जब इकोलॉजिकल जोन में आती है तो वहां पर केवल जो कृषि से संबंधित राशन इकोलॉजिकल जमीन के ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती, लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल पीला पंजा चला देने से कार्रवाई पूरी हो गई? क्या उन दोषियों को पकड़ा नहीं जाएगा? उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई जिन्होंने इस कॉलोनी को बसाने की कोशिश की? देखिए, आसिफ, जेडीए की ओर से दावा किया जाता है कि जो अवैध निर्माण करता है उससे कार्रवाई का खर्चा वसूला जाएगा, जो जेडीए नॉर्म्स है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अमूमन जो जेडीए है इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं करता है। जो अवैध निर्माण है इसे ध्वस्त कर दिया जाता है और उसके बाद में कुछ समय बाद में जो अवैध निर्माण करता है वो मौका पाकर ठीक इसी तरीके से अवैध निर्माण करते हैं, उनके मंसूबे होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।